एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल यू गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम अपना यूजीसी नेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया था कि जो पेपर सेकंड है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, उनका सिलेबस क्या क्या रहेगा, अपडेटेड है वो। 2021 में जो आपका पेपर होगा हम उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी 10 यूनिट्स हैं उसमें से हम एक सब्जेक्ट उठाएंगे आज। मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में भी पूछा था कौन सा सब्जेक्ट मैं पहले कराऊँ, बट आपके कमेंट्स आए नहीं। इट्स ओके। तो आज हम बिजनेस मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब आप करेंगे पेपर में तो आप अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तभी हो पाते हैं जब हमारा कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो, हमें सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बिजनेस मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस मैनेजमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है, तो बच्चों का सिंपली एक जवाब आता है कि जब हम बिजनेस को मैनेज करते हैं। तो बिजनेस मैनेजमेंट क्या है? बिजनेस मैनेजमेंट इज मैनेजिंग द कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। कि मतलब जो बिजनेस में आप जितने भी एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे उसकी प्लानिंग से रिलेटेड आप करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड, डायरेक्टिंग से रिलेटेड, कुछ भी काम आप करते हैं उसको मैनेज करना, ताकि जो भी आप रिसोर्सेज लगा रहे हैं, जो भी आप फंड्स लगा रहे हैं, उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सके, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, वेस्ट ना हो कोई भी चीज़। उसको इस तरह से मैनेज किया जाए कि जो काम हम चाहते हैं वो वैसा ही हो और ऑप्टिमम लेवल पे हो। इसको क्या बोलते हो? बिजनेस मैनेजमेंट। और ये कौन करता है? मैनेजमेंट का काम होता है सारी एक्टिविटीज़ को टाइम टू टाइम देखते रहना। सिंपल वर्ड में एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप अगर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो आप मैनेज करते हो अपने टाइम टेबल को, कि कैसे हम अपने टाइम टेबल को मैनेज करेंगे, कि कितने टाइम हम पढ़ेंगे, कितने टाइम हम खेलेंगे। तो ये क्या होता है? एक मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो हम डे टू डे लाइफ में भी क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं हर चीज़ का। तो बिजनेस मैनेजमेंट क्या हुआ? जब आप बिजनेस एक्टिविटीज़ के रिलेटेड अपने मैनेजमेंट को या अपने काम को क्या करते हो? मैनेज करते हो, कि जितनी ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं, जितनी पॉलिसीज़ आपने बनाई हैं, वो क्या हो सके? फुलफिल हो सके। ठीक है, तो ये क्या है आपका बिजनेस मैनेजमेंट का मीनिंग। नेक्स्ट आपका आता है फंक्शंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। सो देखो, फंक्शंस आपके कितने हैं? 4 हैं। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और डायरेक्टिंग जिसे कहते हैं, और कंट्रोलिंग। तो ठीक है, तो पहले क्या था? हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग पढ़ते थे, द लीडिंग एंड कंट्रोलिंग पढ़ते थे। बट अब क्या है? 4 फंक्शंस आपके गिने जाते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड लीडिंग में ही आपका स्टाफिंग एक तरह से आ जाता है, और कंट्रोलिंग। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं कि क्या है फंक्शंस आपके। देखो, फर्स्ट प्लानिंग है। प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, हु, व्हाई। मतलब जब हम इन क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसे प्लानिंग कहते हैं। कैसे? जैसे कि प्लानिंग आपका फर्स्ट फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी मैनेजमेंट का, जिसमें जो मैनेजर्स होते हैं वो जो आपने बिजनेस बनाया है उसका प्लान करते हैं कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हमारी पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, हम किस लिए बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ होगा, लोकेशन कहाँ होगी, कब स्टार्ट होगा, कैसे करेंगे, कौन कौन से हम रिसोर्सेज लगाएंगे, कौन कौन से हम फंड्स लेंगे। तो जब हम ये सब डिसाइड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग करना। ठीक है, एग्जांपल लेके चलेंगे ताकि हम चारों फंक्शंस को अच्छे से समझ सकें। देखो, जैसे पार्टी होती है कि घर में कोई आपने पार्टी अरेंज करनी है, तो पार्टी अरेंज करने से पहले भी प्लानिंग होती है कि हाँ उस दिन पार्टी करेंगे, ये करेंगे, इन सबको बुलाएंगे, ये रिलेटिव्स आएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्लान करते हो, क्योंकि कोई भी काम बिना प्लानिंग के आपका स्टार्ट नहीं होता है। तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या हो गया? प्लानिंग फंक्शन। नेक्स्ट है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो, इसमें कितने स्टेप्स हैं। फर्स्ट आपका है एनालाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करना आपका फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग का। मतलब पहले आप एनवायरनमेंट देखते हैं, आप एक जगह देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि नीड है प्लान करने की। ये थोड़ा कि प्लानिंग रोज ही करते हैं हम लोग। हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई प्लानिंग की नीड है, किसी भी डिपार्टमेंट में कुछ चेंज करना है हमें, या फिर गोल्स को हमने सेट किया है उसको प्रॉपरली हम स्कैन आउट करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से देखते हैं, तो हम अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करते हैं कि अगर हम ये प्लान करते हैं तो उससे हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड में हम ऑब्जेक्टिव सेट आउट करते हैं। फर्स्ट हमने क्या कर लिया? अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ ली कि हाँ प्लानिंग की नीड है। फिर हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं ऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, जिनके लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज कर देते हैं। ठीक है, थर्ड आपका आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस।
प्रीमिसेस को डेवलप करना होता है। प्रीमिसेस क्या होती हैं आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमिसेस आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो प्लानिंग प्रीमिसेस मतलब एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है, इन विच प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप होता है। ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद आप क्या करते हो, एनवायरनमेंट को देखते हो कहाँ पे हमें इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अल्टरनेटिव्स ढूंढना। फिर आप क्या करते हो, प्लान बना लिया, ऑब्जेक्टिव्स ढूंढ लिए, एनवायरनमेंट्स देख लिए कि कहाँ हमें डिपार्टमेंट में करना है या इम्प्लीमेंट करना है प्लान को। फिर आप अल्टरनेटिव्स ढूंढते हो कि कितने तरह के अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। उसके बाद उनको इवेल्युएट करते हो, उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्यूज़ देखते हो। लास्ट में जो बेस्ट होता है उसको आप क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। फिर अल्टरनेटिव सेलेक्ट करने के बाद आप उस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हो। जो प्लान आपने सोचा था उसको आप क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। लास्ट आप रिव्यू करते हो कि जो हमने सोचा था प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये सब क्या है, आपके प्लानिंग के स्टेप्स हैं। तो ये आपको टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि जब MCQ क्वेश्चंस आते हैं आपके बिजनेस मैनेजमेंट से तो मैच द फॉलोइंग्स आ जाएंगे, या फिर आपको ये सीक्वेंस में लगाने को दे दिए जाएंगे, ऊपर नीचे दे देंगे, आपको बोलेंगे सीक्वेंस लगाओ, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, आपको सारे टिप्स पे होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप आपका ऑर्गेनाइजिंग होता है। ऑर्गेनाइजिंग जैसे कि ऑर्गेनाइज करना, नाम से ही पता चल रहा है। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हो, वर्क को डिवाइड कर देते हो डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, इंडिविजुअल्स में या फिर ग्रुप्स में, ठीक है। तो आपने प्लान कर लिया कि मुझे ये काम करना है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये हमारे पॉलिसीज़ रहेंगी। तो उसके बाद आप जो काम आपने डिसाइड किया है, आप इंडिविजुअल्स को बांटते हो, डिपार्टमेंट्स में बांटते हो कि ये काम ये डिपार्टमेंट करेगा, ये काम ये इंडिविजुअल करेगा। उसके बाद क्या करते हो, उस काम को कोऑर्डिनेट देखते हो कि जो काम हमने बांटा है वो कोऑर्डिनेशन से चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब काम को डिवाइड कर देना, ठीक है। इसके भी स्टेप्स होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं देखो। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स आउट कर देना। हर किसी का ऑब्जेक्टिव आप फिक्स करोगे। तो फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट आउट कर दिए। फिर हमने वर्क को आइडेंटिफाई किया जो उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करेंगे। थर्ड में आप क्या करते हो, जो सिमिलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक ग्रुप में डाल देते हो, ठीक है। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको आपने काम देना है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हो, देन उनको अथॉरिटीज़ दी जाती हैं उस काम को परफॉर्म करने के लिए। फिर अथॉरिटी रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट की किसकी कौन सी सुपीरियर सबऑर्डिनेट में जो अथॉरिटी रिलेशनशिप कैसा होगा, एम्प्लॉयज़ को रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कराना ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। उसके बाद उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना। ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, प्रोसेस है। तो ये सब भी क्या करना है, आपको टिप्स पे लर्न करने हैं कि कौन सा स्टेप पहले आता है, कौन सा सेकंड में आता है, देन थर्ड में आता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका सेकंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड आपका लीडिंग एंड डायरेक्टिंग, जिसे हम कहते हैं कि आपने प्लान बना लिया कि पार्टी करेंगे, हम इस डेट को करेंगे, ऑर्गेनाइज भी कर लिया कि इस ऑर्गेनाइज मतलब आपने काम भी बांट दिया कि ये जो है डेकोरेशन का सामान ये लाएगा, या फिर घर का जो कुकिंग का काम होगा मम्मा करेंगी, या कुछ भी जो वर्क होगा, केक ये पर्सन लेके आएगा, आपने वो डिवाइड कर दिया, आपने ग्रुप में बांट दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप लीडिंग करोगे, डायरेक्टिंग करोगे। कैसे करोगे, जो मार्शल डिमॉक थे उन्होंने डायरेक्टिंग को बोला कि ये हार्ट है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का। जब तक डायरेक्टिंग नहीं होगा आपका जो फंक्शन है मैनेजरियल फंक्शन वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। डायरेक्टिंग मतलब किसी को इंस्ट्रक्शंस देना, किसी को गाइड करना, किसी को काउंसलिंग करना या मोटिवेट करना जो काम कर रहे हैं, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव कर सके। देखो डायरेक्टिंग कैसे, अब आपने काम तो बांट दिया, जब तक उन्हें काम नहीं बताओगे वो काम कैसे करेंगे। तो उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देना। जैसे कभी आप न्यू कंपनी में ज्वाइन करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, ताकि जो काम है वो आप उसको सीख सकें, आपको समझ आ जाए कि आपको काम कैसे करना है। तो इन सबको क्या कहते हैं, गाइडिंग करना, लीडिंग करना या डायरेक्टिंग करना। अब जो पार्टी का एग्जाम्पल हम लेके चल रहे थे उससे देखते हैं। देखो डायरेक्शन कैसे, अब आपने अपने भाई को बोला डेकोरेशन का सामान तू लाएगा, वो ले आया, आप उसको आप डायरेक्शन बताओगे कि इस जगह पे बैलून लगाने हैं, इस जगह पे ये फ्लावर्स लगाने हैं। तो ये क्या कर रहे हो, आप उसको एक डायरेक्शन दे रहे हो कि काम आपको कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो क्या है आपका डायरेक्टिंग। इसके प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन आपको पता है कैसे होने चाहिए। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का, सुपरविज़न भी होना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं उसको सुपरवाइज करें, उसके बाद मोटिवेट भी करें, इफेक्टिव लीडरशिप होना चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए सबके लिए, और यूनिटी ऑफ कमांड भी होनी चाहिए। और ये सब क्या है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोलिंग। अब आपने सब काम कर लिया, लास्ट में आप कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग में मतलब कि
जो आपने सोचा था वो काम वैसे हुआ है कि नहीं। ठीक है, हिक्स एंड गलत जो थे उन्होंने कंटेंट दिया। कंट्रोलिंग क्या है, इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजमेंट सीज इफ व्हाट डिड हैपन्स वाज एंड व्हाट वाज सपोज टू हैपन इफ नॉट एडजस्टमेंट्स आर मेड। ठीक है, तो ये क्या है, आपको ऑथर्स के नेम भी अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि ऑथर्स के नेम पे भी क्या आ जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो इन्होंने कहा कंट्रोलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ हम देखते हैं कि सब कुछ जो है हमने डिसाइड जो किया था उसके अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है, एडजस्टमेंट्स की नीड है, तो हम उसको करते हैं। ठीक है, अब पार्टी को ले लो। अब आपने सब कुछ डेकोरेशन सब कुछ कर लिया, फिर आप देखते हो कि हाँ मैंने ऐसे ही इसको सोचा था, पिक्चराइजेशन ऐसी थी कि डेकोरेशन ऐसे ही होना चाहिए। अगर तो वैसे ही है तो ठीक है, नहीं होता तो आप उसमें क्या करते हो, कुछ चेंजेस करते हो, जिसे क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग के स्टेप्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। कोई भी कंट्रोल करने के लिए हम पहले स्टैंडर्ड बनाएंगे कि इस स्टैंडर्ड में हमें वर्क चाहिए, इस स्टैंडर्ड में हमारा क्वालिटी होना चाहिए, काम होना चाहिए। फिर आप परफॉर्मेंस को मेज़र करते हो। ठीक है, जो आपने काम किया उसको मेज़र करोगे, कंपेयर करोगे परफॉर्मेंस को, जो हमने एक्चुअली सोचा था और जो हम कर रहे हैं। ठीक है, जो सेट किया था और जो एक्चुअल में हुआ है उसको आप कंपेयर करते हो। और अगर कोई आपको लगता है डेरिवेशंस है, डिविएशंस आ रही हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके बाद क्या करते हो, करेक्टिव एक्शंस लेते हो। तो ये क्या है, आपके कंट्रोलिंग के स्टेप्स हैं। नेक्स्ट आपका आता है हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके हेनरी फ्योल ने दिए थे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, टेलर को बोलते हैं, टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए थे। हेनरी फ्योल ने आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, जो कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपका है डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड इज डिसिप्लिन, फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, लाइन ऑफ अथॉरिटी या फिर स्केलर चेन जिसे हम बोलते हैं, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, इनिशिएटिव्स एंड एस्पिरिट टू कॉर्प्स और टीम स्पिरिट। तो ये सब क्या है, 14 प्रिंसिपल्स हैं जो हमें हेनरी फ्योल ने दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैनेजमेंट इन सबको फॉलो करेगा तो इफेक्टिवली काम होगा, जो मैनेजमेंट होगी वो अच्छी होगी। तो वन बाय वन देखते हैं क्या है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि वर्क को डिवाइड कर देना। जब आप वर्क को डिवाइड करते हो तो हर पर्सन अपना अपना काम करता है। जब वो अपना अपना वर्क करता है तो वो अपने काम में क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, वो अपना काम अच्छे से सीख जाते हैं। तो क्या होता है, ईच वर्क के पास एक स्पेसिफिक टास्क होता है जिससे उनकी स्पेशलाइजेशन भी इंक्रीज हो जाती है और वर्क भी हम उनमें क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन का एक बेनिफिट मिलता है वर्कर्स को। तो वर्क को डिवाइड कर देना, जैसे एक पर्सन अगर रोज़ कंपनी आ रहा है और वो रोज़ एक ही काम कर रहा है तो क्या होगा, उसका स्पेशलाइजेशन उस वर्क के अंदर, उस फील्ड के अंदर क्या हो जाएगा, एनहेंस हो जाएगा और उसमें वो माहिर हो जाएगा काम करने में। ठीक है, तो ये क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड आपका आता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी, यहाँ पे ए मिसिंग है, तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका सेकेंड। ठीक है, देखो, ऑथोरिटी मीन्स द पावर टू गिव ऑर्डर्स एंड टू आस्क फॉर ऑबिडियंस, कि पावर दे देना किसी को उस काम को करने की या ऑर्डर्स देने की, या फिर किसी को बोलने की कि वो उसके ऑर्डर्स को माने। जैसे आप स्कूल्स में जाते हैं या फिर आप टीचर्स को ही ले लो, टीचर्स को जब तक ऑथोरिटी नहीं मिलेगी, पावर नहीं मिलेगी, वो आपको कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, उनको पास पावर ही नहीं है कि वो एक वर्क को कर सकते हैं, उस आपको ऑर्डर्स दे सकते हैं, आपको कुछ होमवर्क दे सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑथोरिटी, कि उनके पास एक पावर होनी चाहिए ताकि वो ऑर्डर्स को दे सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ चलती है। ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कोरिलेट रहती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि उनके अंदर वो ड्यूटीफुलनेस होना चाहिए कि हाँ, अगर मेरे को ये पावर दी गई है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उस वर्क को क्या करूँ, अच्छे से करूँ। ठीक है, जैसे आपको कोई फंक्शन अरेंज करना है, आपको अथॉरिटी दे दी, आपको पावर दे दिया कि आपको जैसे मर्जी अरेंज करना है आप कीजिए, बट फंक्शन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मेरे को अगर ये पावर दी गई है, मेरे को ये अथॉरिटी दी गई है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उस फंक्शन को अच्छे से अरेंज करा सकूँ। तो ये क्या है आपका ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड आपका आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब कि एक अच्छा डिसिप्लिन होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। इट मीन्स गुड सुपरवाइजर्स होने चाहिए। जब आप काम कर रहे हो तो सुपरविजन आपका अच्छा होना चाहिए। फेयर एग्रीमेंट्स होने चाहिए, क्लियर एंड फेयर, मतलब जो काम आपको बताया गया आपको अच्छे से सबकी नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉपर एप्लीकेशन होना चाहिए सैंक्शंस का एंड पेनल्टीज़ का। अगर कोई भी अगर सैंक्शन लगाया गया है या अगर कोई अच्छे से आप काम नहीं कर रहे हो, पेनल्टीज़ है, तो उन सबका क्या होना चाहिए, प्रॉपर एप्लीकेशन होना चाहिए। और डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ ही फॉलो करेंगे, जब तक मैनेजर्स फॉलो नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं करेगी, ना एम्प्लॉयज़ करेंगे। इसलिए क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए आपके मैनेजमेंट के अंदर। फोर्थ बोला है यूनिटी ऑफ कमांड।
यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है इट मीन्स दैट वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय मस्ट रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन इंडिविजुअल सुपीरियर, कि मतलब जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय है, वो एक ही सुपीरियर से क्या लेगा, ऑर्डर लेगा। जैसे आप एक एम्प्लॉय अगर आप काम कर रहे हो और आपको 3-4 सुपरवाइजर वर्क दे रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको किसका वर्क पहले कंप्लीट करना है और किसका बाद में। इसलिए क्या होना चाहिए कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक इंडिविजुअल सुपीरियर से ही क्या लेगा, ऑर्डर लेगा, काम लेगा। ठीक है, तो जो FW टेलर थे उन्होंने मिलिट्री टाइप ऑफ फॉरमैन बोला था यूनिटी ऑफ कमांड को। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि हु सेड द मिलिट्री टाइप ऑफ फॉरमैन टू यूनिटी ऑफ कमांड, तो किसने बोला था आपको, ये FW टेलर ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 5th इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, एक आपका है यूनिटी ऑफ कमांड, सेकेंड आपका आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब कि वन एंड सेम ऑब्जेक्टिव्स फॉर द होल ऑफ यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर दैट देयर शुड बी वन लीडरशिप एंड वन प्लान। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि हर किसी का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि इंडिविजुअल का अलग ऑब्जेक्टिव है, सबऑर्डिनेट्स का और सुपीरियर्स का अलग ऑब्जेक्टिव है, नहीं, एक ही प्लान होना चाहिए, एक ही लीडरशिप होना चाहिए और एक ही ऑब्जेक्टिव सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकेंड है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो इंडिविजुअल ग्रुप का इंटरेस्ट जो है ना वो जनरल होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अब इंडिविजुअल कंपनी आ रहा है सिर्फ इसलिए कि उसको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, उसको सिर्फ सैलरी कमानी है, ऑर्गेनाइजेशन से उसे कुछ लेना देना नहीं है कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पॉलिसीज़ बंद फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही, ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। तो क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल का और जो ग्रुप होते हैं, जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं या जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी सुपरवाइजर्स हैं, उन सबका सेम इंटरेस्ट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करना। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। सबको क्या होना चाहिए, फेयर सैलरी मिलनी चाहिए, सेटिस्फैक्टरी सैलरी मिलनी चाहिए, जितना उन्होंने काम किया है उसके अकॉर्डिंग उनको उनका पेमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो एम्प्लॉयर हो, जितना वो वर्क कर रहे हैं, जो उनकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग सबको फेयर सैलरी मिलनी चाहिए। क्या है आपका रेम्यूनरेशन। एक है आपका सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि एक ही व्यक्ति के पास जब सारी पावर होती है उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे देखो इस डायग्राम में ये एक सेंटर पॉइंट है, इसको सारे क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सेंट्रलाइजेशन हो गया। जिससे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है कि जो आप काम कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड वे में हो रहा है सारा काम। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि हर किसी के पास पावर होती है और कैसे भी काम कर सकता है, तो इससे क्या होता है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन तो होता है, बट जो प्रिंसिपल्स है उसके अकॉर्डिंग फ्योल ने कहा कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 9th आपका आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन हम सबने पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ अ चेन ऑफ सुपीरियर एग्जिस्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट अथॉरिटी टू द लोएस्ट रैंक। ठीक है, इसमें क्या एक चेन होती है जिसमें जो है जो काम होता है, जैसे फर्स्ट को कुछ कहना है तो सेकंड को कहेगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, फिर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जाता है, तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है। अगर 1 को ए से कुछ कहना है तो उसको ये सारे जो हैं 2, 3, 4, 5 ई डी सी सबसे होकर जाना पड़ता है, एक चैन फॉलो करनी पड़ती है। तो इसलिए जो गैंग प्लान था इसको इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि जो ये प्रॉब्लम आती है, जो ये लेंथी प्रोसेस हम करते हैं उसको हम ब्रेकआउट कर सके, कम कर सके। इसलिए वो डायरेक्टली अगर 3 को सी से बात करनी होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाता है ये, और इसे हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लान। तो ये क्या है आपका स्केलर चैन की, जब एक चैन के थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। 10th आपका आता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सामान पड़ा है उसका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होना, कि जो मैन मशीन मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन वो अपना अपना काम कर रही है, सिस्टमैटिक वे से कर रही है, और जो सामान जहाँ पड़ा होना चाहिए वो अपने प्लेस पे है। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो काम जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा है, सारा सामान क्या होना चाहिए, अपने अपने स्पेसिफिक प्लेस पे होना चाहिए। 11th आपका प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी मतलब कि द सेंस ऑफ इक्विटी मस्ट प्रिवेल थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सबके अंदर एक इक्विटी होनी चाहिए, सबके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि हम सबको इक्वली रखा जा रहा है। ये नहीं कि हम एम्प्लॉयर्स नहीं हैं, मैनेजर्स नहीं है तो हमें दबाया जा रहा है, या हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमारा इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा, या डिसीजन मेकिंग में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया जा रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके अंदर एक सेंस ऑफ इक्विटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तभी क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ होंगे अपना फुल एफर्ट्स लगाएंगे और काम को अच्छे से करेंगे। 12th आपका है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल।
स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और पर्सोनल का मतलब होता है कि एन एम्प्लॉय नीड्स टाइम टू गेट हिमसेल्फ अकस्टम टू द लाइन ऑफ वर्क एंड देन ही कैन शो हिज एबिलिटी। तो जो पर्सोनल होते हैं वो स्टेबल होने चाहिए। मतलब कि जब एक न्यू एम्प्लॉय अंदर आता है, वर्क करने के लिए स्टार्ट करता है, तो एक पर्सोनल होता है, मतलब कि वो अपने आप को उस कंपनी में ढालने के लिए उसको टाइम लगता है। तो जो जिससे वो काम सीख रहा है या जो भी आपका सिस्टम चल रहा है वो थोड़े टाइम के लिए क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए टेन्योर उसका, ताकि वो काम जो है वो अच्छे से सीख सके और अपनी एबिलिटीज़ को क्या कर सके, शो कर सके। 13 आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव ऑफ द पर्सोनल शुड बी एनकरेज। जब कोई पर्सोनल अगर इनिशिएटिव ले रहा है, आगे से बढ़कर आ रहा है, कुछ काम कर रहा है या कुछ न्यू आपको कुछ क्रिएटिविटी वर्क बता रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, आपको एनकरेज करना चाहिए ताकि वो आगे भी क्या करे, बढ़ चढ़ कर भाग ले, या भी जो भी उसके नए उसके पास डिसीजंस होते हैं, नई नई पॉलिसीज़ उसको अगर आती हैं कंपनी के फ़ायदे के लिए जो होता है वो उसे बता सके। तो जो भी एम्प्लॉय अगर एक इनिशिएटिव लेता है, एक कुछ काम आपको बताता है, आगे बढ़कर काम करता है, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, हमेशा एनकरेज करना चाहिए। लास्ट आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है एस्पिरिट डे कॉर्प्स, और जिसको हम यूनिटी स्ट्रेंथ और टीम वर्क कहते हैं। तो टीम वर्क एक क्या होता है, एक बहुत ही ज़रूरी एसेंशियल पार्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। अगर टीम वर्क ही नहीं होगा तो आप क्या ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। तो ये आपका क्या है, लास्ट प्रिंसिपल है। जैसे कि आप स्कूल जाते हो, आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया, मैम ने एक प्रोजेक्ट दिया, ग्रुप में बांट दिया, और आप टीम में हो, एक टीम मेंबर दूसरा कुछ कर रहा है, एक टीम मेंबर कह रहा है नहीं मैं ये नहीं करूँगा, तो वो जो प्रोजेक्ट है आपका कभी फुलफिल नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, ताकि जो आपका काम है वो सक्सेसफुली हो सके। तो ये सब क्या है, 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो आई होप जो फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए हैं आपको वन बाय वन सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई आपको क्वेरी है कि मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया या फिर से आप बता दीजिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी और रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, ताकि जो आगे हम रिवाइज करेंगे उसका जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।